हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन टॉपिक को कवर कराने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको उत्परिवर्तन के बारे में बताऊंगी, इसकी डिस्कवरी, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के अंतर्गत भी काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन प्रस्तुत की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद जो आपके म्यूटेशन होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं, इसके अनेक प्रकार होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के इसके प्रकार होते हैं। सभी प्रकार को हम एक एक करके डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। देन इसके बाद मैं आपको उत्परिवर्तन की विशेषताएं बताऊंगी। विशेषताओं के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपके उत्परिवर्तन होते हैं इनसे लाभ क्या क्या होते हैं और इनकी हानियां क्या क्या होती हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक हम जो है वो एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले, साथ ही साथ मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए वीडियो को बिना रुके अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराती रहती हूँ। ठीक है, तो उत्परिवर्तन इसको इंग्लिश में कहा जाता है म्यूटेशन। जिस टाइप से आपका डीएनए और आरएनए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं, उसी टाइप से ये जो आपका उत्परिवर्तन है यानी म्यूटेशन टॉपिक है, ये भी आपका लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं उत्परिवर्तन होता क्या है। इसकी थ्योरी के अंदर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। तो कोई जीव के अंतर्गत मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है, ठीक है, ये कोई ह्यूमन है। अब ह्यूमन की बॉडी हजारों की मात्रा में सेल्स से मिलकर बनी होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है। और जो सेल होती है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है आपका क्या, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सेल के न्यूक्लियस में आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 के पेयर में पाए जाते हैं। इसके बाद जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं उनमें पाए जाते हैं आपके डीएनए, और डीएनए और गुणसूत्र में पाए जाते हैं आपके जीन। इतना तो आप सभी को पता ही होगा, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं लगभग आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब मनुष्य के जीनों में, गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की संरचना में सडनली चेंजेस आ जाते हैं, अचानक से परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कि जीवों की अनुवांशिक जो संरचना होती है, जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तन को म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? क्या होता है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, ह्यूमन होते हैं। इन सभी में क्या होता है, जो अनुवांशिक संरचना होती है, अनुवांशिक संरचना में जीन के द्वारा, गुणसूत्रों की संख्या के द्वारा, गुणसूत्रों की संरचना के द्वारा अचानक से परिवर्तन कभी कभी हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये जो उत्परिवर्तन होता है ये वंशागत होता है। वंशागत का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जो लक्षण होते हैं उत्परिवर्तन के, ये संचारित होते हैं, यानी ट्रांसफर होते हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ, थ्योरी भी कवर करते जाते हैं। तो इसकी थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है, किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना में होने वाले वंशागत परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीव की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो वंशागत परिवर्तन आते हैं उसे म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, यह जो परिवर्तन होते हैं ये जीवों में जीन के परिवर्तन से, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से सडनली यानी अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते, स्थानांतरित होते। तो ऐसे परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी म्यूटेशन कहते हैं। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है वो कई प्रकार की सेलों से मिलकर बनी होती है। ये रही सेल। सेल के अंदर पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, आपका केंद्रक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोसोम्स,
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, और क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं आपके डीएनए, ये भी आप देख रहे हैं। डीएनए में डॉट डॉट के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं और मैं आपको बना के भी बताती हूँ, इस टाइप से डॉट डॉट के रूप में प्रेजेंट होते हैं आपके जीन। साथ ही साथ ये जो आपका क्रोमोसोम है, इसमें भी डॉट डॉट के रूप में प्रेजेंट होते हैं आपके जीन। ठीक है, इन जीनों के द्वारा, क्रोमोसोम की संरचना के द्वारा, डीएनए में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम्स की संख्या में जब सडनली आपके जो है वो चेंजेस आ जाते, परिवर्तन आ जाते, तो उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी इमेज उत्परिवर्तन को ही शो कर रही है। इसके बाद अब मैं आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में बताती हूँ। तो ये जो उत्परिवर्तन है, इसकी खोज की थी ह्यूगो डी ब्रिज ने, और ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है फादर ऑफ म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन के पिता कहा जाता है ह्यूगो डी ब्रिज को। इन्होंने इवनिंग प्राइमरोसा, जो कि एक पौधा है, इसमें जो है वो उत्परिवर्तन की खोज की थी। ठीक है, इसका पूरा नाम है इवनिंग प्राइमरोसा ऑर्निथोरा रिमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोसा। इसमें जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने, जो कि एक टाइप का पौधा था, और ह्यूगो डी ब्रिज ने इसमें जो है वो म्यूटेशन की खोज की थी। ठीक है, इसलिए ह्यूगो डी ब्रिज को फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है। इसके बाद जो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन शब्द है, ये म्यूटेयर नामक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन होना, यानी टू चेंज। ठीक है, तो ये हुआ म्यूटेशन का अर्थ और म्यूटेशन शब्द। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो उत्परिवर्तन की परिभाषा दो विभिन्न साइंटिस्ट ने, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग प्रस्तुत की थी और आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली है मॉर्गन और दूसरे ह्यूगो डी ब्रिज। इन दोनों ने अपने अपने अकॉर्डिंग स्पेशल जो है वो परिभाषाएं दी थी। मॉर्गन ने कहा कि अचानक जीवों में प्रकट होने वाले परिवर्तन या असंगत विभिन्नताएं जो कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती हैं, ये वास्तव में जीन में अचानक परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, जिन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। मॉर्गन ने कहा कि जो जीव होते हैं, इनमें सडनली, इनमें अचानक वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो ये विभिन्नताएं जीनों में अचानक से परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताओं को कहते हैं क्या? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। इसके बाद आए ह्यूगो डी ब्रिज। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या कहा कि जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उनका विकास उनमें हुई अचानक विभिन्नताओं के कारण होता है। यानी कि उन्होंने पिछली जो जातियां हैं जो कि लुप्त होती जा रही हैं, उसके हिसाब से बताया कि नई नई जो जातियां होती हैं, उनका विकास पुरानी जो जातियां होती हैं उनमें विभिन्नताएं आने से उत्पन्न होता है। यानी विभिन्न नई नई जातियों का जो विकास होता है, उनमें अचानक से जब विभिन्नताएं आ जाती हैं, तो उसके द्वारा होता है। यानी विकास की दृष्टि से ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इसके बाद कहा कि इन विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन कहते हैं, जो कि अचानक से उत्पन्न हो जाती है। म्यूटेशन के पश्चात जो जीन होते हैं, वो नई संरचना धारण कर लेते हैं, जिससे कि जीव में नए नए लक्षणों का विकास होता है। और यह जो परिवर्तन होते हैं, ये लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, यानी कई टाइप से ये उपयोगी भी होते हैं और कई टाइप से ये अनुपयोगी भी होते हैं। ऐसा किसने कहा? ह्यूगो डी ब्रिज ने कहा। इन्होंने विकास की दृष्टि से बेसिकली जो उत्परिवर्तन है, इसको महत्वपूर्ण माना है। तो ये हुई दोनों की दोनों आपके जो है वो डेफिनेशन, जो कि मॉर्गन ने और ह्यूगो डी ब्रिज ने अपने अपने अकॉर्डिंग प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का, जिसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, इसकी डिस्कवरी बताई, मॉर्गन और ह्यूगो डी ब्रिज दोनों के द्वारा इसकी डेफिनेशन बताई। चलिए अब हम देखते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो यदि हम उत्परिवर्तन के प्रकारों की दृष्टि से उत्परिवर्तन को देखें, तो कई प्रकार के आपके म्यूटेशन होते हैं, जिनको मैंने अलग अलग टाइप से आपको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको लिखा है म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार को मैं आपको जो है वो सेपरेट समझाती हूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। सबसे पहला है उत्पत्ति के स्थान के आधार पर यानी प्लेस ऑफ ऑरिजिन। उत्पत्ति के स्थान के आधार पर म्यूटेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दैहिक और दूसरा जनन। इसे कहा जाता है सोमेटिक म्यूटेशन
और जर्मिनल म्यूटेशन जो कि उत्पत्ति के स्थान के आधार पर होते हैं। देखते हैं सोमेटिक म्यूटेशन क्या होता है। तो जो आपके सोमेटिक म्यूटेशन है ये आपकी सोमेटिक कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। सोमेटिक को देहिक म्यूटेशन भी कहते हैं और कायिक म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो देहिक म्यूटेशन या कायिक म्यूटेशन होते हैं ये आपके देहिक और कायिक कोशिकाओं में होते हैं। चूंकि ये देहिक और कायिक कोशिकाओं में होते हैं इसीलिए इन्हें देहिक या कायिक उत्परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपके सोमेटिक म्यूटेशन है ये कभी भी वंशागत नहीं होते, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सोमेटिक म्यूटेशन है ये ट्रांसफर नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जो सोमेटिक म्यूटेशन है जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के साथ जो सोमेटिक म्यूटेशन है ये समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि विकास की दृष्टि से जो सोमेटिक म्यूटेशन है ये कम महत्वपूर्ण होते। क्लियर हुआ आपको? जो सोमेटिक म्यूटेशन है ये सोमेटिक सेल्स में होते हैं, ये कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि जब जीवों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है तो उसके साथ समाप्त हो जाते, इसीलिए ये विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर के आपके जर्मिनल म्यूटेशन। ये जर्मिनल जो म्यूटेशन है ये आपकी जनन कोशिकाओं में यानी जर्मिनल सेल्स में होते हैं, ठीक है। वंशागत होते हैं यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। चूंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं यानी नए नए कैरेक्टर्स का ये डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, इसीलिए विकास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? जर्मिनल म्यूटेशन। तो क्या हुआ कि ये जो उत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के स्थान के आधार पर म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, देहिक म्यूटेशन और जनन म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन और जर्मिनल म्यूटेशन। क्लियर हुआ आपको? इसके बाद दूसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर म्यूटेशन यानी मोड ऑफ ओरिजिन। तो उत्पत्ति के आधार पर आपके म्यूटेशन भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है स्वतः म्यूटेशन और दूसरा है प्रेरित म्यूटेशन। जो स्वतः म्यूटेशन होते हैं ये आपकी प्रकृति में अचानक से अपने आप ही यानी स्वतः ही बिना किसी कारण के उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्वतः यानी ये स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, इनके उत्पन्न होने का कोई भी कारण नहीं होता है, ये अचानक से और अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इनको स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है आपका प्रेरित उत्परिवर्तन। तो जो प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं इनको उत्पन्न करने के लिए एक एजेंट कार्य करता है जिनको कहते हैं उत्परिवर्तन जनी कारक यानी म्यूटाजेनेटिक एजेंट। तो जो आपके प्रेरित उत्परिवर्तन होते हैं ये म्यूटाजेनिक एजेंट की वजह से उत्पन्न होते। अब मैं आपको बताती हूँ म्यूटाजेनिक एजेंट क्या होते। तो जो बाह्य आपके कारक होते जैसे कि आपके कई प्रकार के प्रोडक्ट हुए, कई प्रकार की रेज हुई, यूवी रेज भी हो सकती हैं, कई प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हुए, ये आपके बाह्य कारक होते हैं जिनको म्यूटाजेनिक कारक या म्यूटाजेनिक एजेंट भी कहते हैं। तो जो म्यूटाजेनिक एजेंट होते हैं इनके द्वारा ही आपके प्रेरित उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया जो म्यूटेशन है वो आपके दो टाइप के होते हैं। क्लियर हुआ आपको? देन इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा जो आपका प्रकार है वो है आपका कोशिका द्रव्यी उत्परिवर्तन यानी साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। तो साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है। साइटोप्लाज्मिक जो म्यूटेशन है ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जीन उत्परिवर्तन और दूसरा है आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन को जीनी म्यूटेशन कहते हैं और जो आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, देन मैं आपको बताऊंगी जीन उत्परिवर्तन। तो जो आपके गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि आपके 23 के पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जो कि 23 के पेयर में पाए जाते हैं। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या और गुणसूत्रों की संरचना में जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, जब इसमें परिवर्तन आएगा तो उसको कहते हैं गुणसूत्रीय परिवर्तन।
ठीक है। इसके बाद जो गुणसूत्रों की संरचना होती है उसमें जब परिवर्तन आएगा तो उसको कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। आगे मैं आपको बताऊंगी कि संख्या में परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन किस टाइप से होते हैं और इनको अलग अलग भी किस नाम से डिनोट किया जाता है। केवल अभी आप इतना याद रखिए कि गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है वो क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है जीवों के गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में होने वाले परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया 46 गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कुछ इस टाइप से होती है। जब इन दोनों में परिवर्तन आ जाते तो इसको कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में और गुणसूत्रों की संरचना में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है ये आपका दो टाइप का होता है। सबसे पहला संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। फिर मैं आपको आगे ले चलती हूँ यहाँ पर। अब देखिएगा, ये होती है गुणसूत्रों की संख्या और ये होती है गुणसूत्रों की संरचना। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है तो उसको कहते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। समझ रहे हो आप, ये है 46 क्रोमोसोम की संख्या। जब इसमें चेंजेस आएगा तो उसको कहेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और ये रहा गुणसूत्र की संरचना। जब इस संरचना में परिवर्तन आएगा तो उसको कहेंगे संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, तो संख्या और संरचना के आधार पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब हम देखते हैं एक एक करके इनकी डेफिनेशन। सबसे पहला है आपका संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो इसकी इस डेफिनेशन के अंतर्गत कहा गया है गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला उत्परिवर्तन संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। यह गुणसूत्र में जीन की व्यवस्था को प्रभावित करता है। यहाँ पर समझिएगा, ये रहा आपका कोई क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र। सबसे पहली बात, जब इसमें कोई चेंजेस आएगा, इसमें कोई परिवर्तन आएगा तो इसको कहेंगे संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी कि डिलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जो है वो गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आता है। डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है जिससे भी गुणसूत्रों की संख्या में, जिससे भी गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आता है। डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, ये सारी प्रोसेस होती हैं जिससे कि गुणसूत्रों की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब है जब गुणसूत्रों की संरचना में कुछ इस टाइप की संरचना होती है, जब इसमें परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं गुणसूत्रीय संरचनात्मक उत्परिवर्तन। अब इसमें जब परिवर्तन आता है तो इनके अंदर पाए जाते हैं जीन। जब इसकी संरचना में परिवर्तन आएगा यानी गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आएगा तो जीन जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो भी डगमगा जाएंगे, यानी जीन की जो व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो जाएगी। इतना सा मतलब है इस लाइन का। ठीक है, इसके बाद आते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन है, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डिलेशन, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन और चौथा है इनवर्जन। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सेपरेट, और इसको मैंने आपको जो है वो अलग से एक वीडियो के थ्रू समझाया हुआ है चारों ही प्रोसेस को। तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाना है और मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ से जाकर आप चारों ही प्रोसेस को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है हर बार ही, चाहे डिलीशन से, चाहे डुप्लीकेशन से, चाहे ट्रांसलोकेशन से, चाहे इन्वर्जन से, चारों से एक प्रोसेस जरूर पूछी जाती है। तो देख लीजिएगा, आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो जो आपके संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है ये क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको समझाया कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसमें जब परिवर्तन आएगा तो उसको कहते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है जीवों के मूल गुणसूत्रों की संख्या में
होने वाले परिवर्तन को संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि मैंने आपको लिखा है, ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स, जिनको हम लिख सकते हैं 2n = 46, यानी 46 के 2 पेयर पाए जाते हैं 23 के रूप में। तो जब 46 + 1 हो जाएगा तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ। या फिर 46 - 1 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएंगे, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ। तो 46 + 1 या 46 - 1 किसी भी टाइप से चेंजेस होगा गुणसूत्रों की संख्या में, तो उसको कहेंगे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ये जो आपके संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ये आपके काफी प्रकार के होते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। और यहाँ से भी आपसे मिनिमम और यहाँ से भी आपकी मिनिमम 2 प्रोसेस पूछी जाती है अलग अलग आपके एग्जाम में 2 मार्क्स की। तो इनको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, चैनल पर जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सेपरेट आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, देख लीजिएगा। यदि मैं आपको इसी के अंदर एक्सप्लेन करूंगी तो आपको म्यूटेशन टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा, और साथ ही साथ ये सारी जो प्रोसेस है ये भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए अलग अलग करके आप सभी कुछ देख लीजिएगा और सेपरेट अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी हुई, यूप्लॉइडी हुई, मोनीप्लॉइडी हुई, या डिप्लॉइडी हुई, या पॉलीप्लॉइडी हुई। यहाँ से जो आपका पॉलीप्लॉइडी है ये काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी कुछ आपको मिल जाएंगे, देख लेना। ओनली ऑन एक वीडियो में मैंने आपको सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। तो ये हुए आपके गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, मैंने आपको एक्सप्लेन किए। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्या में जब गुणसूत्र का परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और संरचना में जब गुणसूत्र के परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप पे, जो कि है आपका जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन को कहते हैं डीएनए म्यूटेशन, बिंदु म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। इन 3 म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है इसको। और यहाँ से भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन सेपरेट अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जीन उत्परिवर्तन क्या होता है। हम इसके डायग्राम में बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? सबसे पहली बात, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में डॉट डॉट के रूप में आपके जो है वो जीन पाए जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हर एक वीडियो में मैं आपको जेनेटिक के जितने भी मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं सभी में मैंने आपको बताया है कि जो आपके डीएनए होता है इसमें डॉट डॉट के रूप में जीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि डीएनए में जब डॉट डॉट के रूप में जीन पाए जाते हैं, बिंदु के रूप में जब जीन पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, और इसी को कहते हैं जीन उत्परिवर्तन। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जीन उत्परिवर्तन है ये कैसे क्या उत्पन्न होता है। तो इसकी डेफिनेशन में देखिएगा, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जो जीन्स होते हैं इनकी संरचना काफी जटिल होती है डीएनए के अंदर, ठीक है। जीन उत्परिवर्तन जीन में कुछ परिवर्तन से या डीएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। यह परिवर्तन वंशागत होते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। चूंकि जीन जो है वो डॉट के रूप में डीएनए में पाए जाते हैं या गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डीएनए है उसमें जीन पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संरचना काफी विशिष्ट होती है या जटिल होती है। अब ये जो आपका बिंदु उत्परिवर्तन है, बिंदु उत्परिवर्तन डीएनए में गड़बड़ी से, या फिर इनकी संरचना में गड़बड़ी से, या फिर डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट है आपके नाइट्रोजनी क्षारक उनमें गड़बड़ी से, इन सभी में गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं आपके जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। जब आपके जीन में गड़बड़ी से परिवर्तन उत्पन्न होते हैं तो उसी को कहते हैं आपका बिंदु उत्परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी लास्ट लाइन में उसमें लिखा भी गया है कि जीन उत्परिवर्तन किसी डीएनए के नाइट्रोजन क्षार युग्म में
हेर फेर या बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका एडेनिन, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका थाइमिन, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका साइटोसिन और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका गुआनिन। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है आपका साइटोसिन और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका गुआनिन। ये तो आपके सेम है, लेकिन यहाँ पे आ गया आपका साइटोसिन और यहाँ पे आ गया आपका गुआनिन, यानी कि जो जीन उत्परिवर्तन है ये डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक के हेर फेर में, उलट फेर में, गड़बड़ी से उत्पन्न होता है। तो यही कहलाता है आपका जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जो डीएनए होता है उसमें डॉट के रूप में, उसमें बिंदु के रूप में पाए जाते हैं आपके जीन, इसीलिए इसको कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, तो ये हुई इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन, साथ ही साथ जीन उत्परिवर्तन। इसके अलावा ये सारे हुए इसके टाइप्स कंप्लीट म्यूटेशन के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। सबसे पहले मैंने आपको बताया उत्पत्ति के स्थान के आधार पर, यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन। इसमें मैंने आपको दैहिक और जनन दो टाइप के म्यूटेशन बताए। इसके बाद मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर बताया, यानी मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पर। सबसे पहले मैंने आपको स्वतः म्यूटेशन बताया और दूसरा मैंने आपको प्रेरित म्यूटेशन बताया। इसके बाद आते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। ये जो साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन है ये भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में मैंने आपको बताया संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। इसके बाद मैंने आपको जीन उत्परिवर्तन के बारे में बताया कि जो आपके जीन उत्परिवर्तन होते हैं इनको बिंदु उत्परिवर्तन और डीएनए उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सारे टाइप्स कवर। इसके बाद अब हम देखते हैं उत्परिवर्तन की विशेषताएं, यानी कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। सबसे पहला है जो म्यूटेशन, जो उत्परिवर्तन है, यह जीवों के जर्म प्लाज्म में अचानक से विकसित होता है। तो जैसा कि मैंने आपको जर्म कोशिकाएं बताई थी या सोमैटिक कोशिकाएं बताई थी, ठीक है, जिस टाइप से मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म में जब चेंजेस आता है तो साइटोप्लाज्म में चेंजेस आने से आपके कई प्रकार का जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है। तो उसी टाइप से जब आपके जर्म प्लाज्म में अचानक से सडनली वेरिएशन उत्पन्न होती है उसको कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो जो म्यूटेशन है वो जीवों के जर्म प्लाज्म में अचानक से विकसित होते हैं। इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है केवल जर्म प्लाज्म में उत्पन्न हुए म्यूटेशन ही वंशागत होते हैं, यानी जर्म प्लाज्म में ही जब वेरिएशन उत्पन्न होंगे, जब उत्परिवर्तन उत्पन्न होंगे, वही उत्परिवर्तन आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे, यानी वंशागत होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके उत्परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती है, कभी यह लाभदायक होते हैं और कभी ये हानिकारक होते हैं, यानी नए नए जीवों का जब विकास होगा, नई नई प्रजाति का जब विकास होगा तो उत्परिवर्तन लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा कई प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनमें अचानक से जब उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं तो बेचारे जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधों की जाति है वो समाप्त हो जाती है। तो इस टाइप से म्यूटेशन हानिकारक भी सिद्ध होते हैं, यानी उत्परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती है, ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है केवल उत्परिवर्तन ही नई जातियों का निर्माण करता है, इसके कारण कई जीन के अनेक विकल्पी यानी एलील्स बनते। उत्परिवर्तन ही एकमात्र एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा नई नई और वेरियस टाइप की जो प्रजातिज होती हैं, स्पीसीज होती हैं, उनका निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपके जीन होते हैं, एक जीन से कई प्रकार के एलील्स बनते हैं और एक जीन से कई प्रकार के जब एलील्स बनते हैं तो इनसे अनेक अनेक प्रकार के आपके कैरेक्टर्स विकसित होते हैं और जब अनेक अनेक प्रकार के आपके कैरेक्टर्स विकसित होते हैं तो उन्हीं को नई नई जातियों का रूप धारण कर लिया जाता है। तो उन्हीं से कह देते हैं कि नई नई जातियों का विकास हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
उत्परिवर्तन दीर्घ, आकस्मिक, स्थायी तथा वंशागत होते हैं। यानी उत्परिवर्तन काफी लॉन्ग टाइप में होते हैं, अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं, और जब उत्पन्न हो जाते हैं तो स्थायी होते हैं। स्थायी होने के बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, यानी वंशागत होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लाभप्रद उत्परिवर्तन जीवों में संचित हो जाते हैं, जबकि हानिकारक जो उत्परिवर्तन है वो अधिकांश जीवों को समाप्त कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्परिवर्तन की दिशा बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती है, कभी लाभदायक और कभी हानिकारक हो जाते। तो जो लाभदायक उत्परिवर्तन है ये तो जीवों में टिके रहते हैं, लेकिन जब हानिकारक उत्परिवर्तन जीवों में पैदा हो जाते हैं तो उससे जीवों की डेथ हो जाती है और जीव समाप्त हो जाता है। तो इस टाइप से उत्परिवर्तन हानिकारक जीवों के लिए सिद्ध होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है उत्परिवर्तन एक सर्वव्यापी प्रक्रिया होती है जो कि विषाणु से लेके मानव तक सभी जीवों में पाई जाती है। यानी उत्परिवर्तन सर्वव्यापी प्रोसेस होती है, ये ह्यूमन में भी हो सकती है, ये कवक, जीवाणु, विषाणु में भी हो सकती है, ये जो है वो जीव जंतुओं में भी हो सकती है, पेड़ पौधों में भी हो सकती है। इसीलिए उत्परिवर्तन को सर्वव्यापी प्रक्रिया, सर्वव्यापी प्रोसेस कहा गया है। तो ये 7 मैंने आपको म्यूटेशन की विशेषताएं बताई, म्यूटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, एक एक पॉइंट आपका टू द पॉइंट है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं म्यूटेशन के लाभ और म्यूटेशन की हानि। यानी किसी भी जीव में, किसी भी जाति में जब उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लाभ बताती हूँ, देन हम इसकी हानियां देखेंगे। तो लाभ में कहा गया है कि कुछ उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन के नए संस्करण उत्पन्न होते हैं जो कि जीवों के पर्यावरण में परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए मदद करते हैं। यानी कई प्रकार के जो जीव हैं वो पर्यावरण में कई प्रकार से जब परिवर्तन उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए अनुकूलित नहीं हो पाते। तो जब उन जीवों में अचानक से उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोटीन के नए नए संस्करण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि जीव जंतु जिनमें अचानक से परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं वो पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं या पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं और अपना जीवन यापन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के जीवों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कई जीवाणुओं में उत्परिवर्तनों के द्वारा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी उपभेद उत्पन्न होते हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं के रूप में या उनकी उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए इसके लाभ जो कि मैंने आपको बताए, दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम इसकी हानियां देखते हैं। तो हानियों के अंतर्गत कहा गया है कि कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं जीवों के अंदर, मानव के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर उत्परिवर्तन से। जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ, कैंसर, विभिन्न प्रकार के कैंसर हुए जैसे स्तन कैंसर वगैरह हुआ, स्किन कैंसर वगैरह हुआ, दोनों टाइप के आपके कैंसर अलग अलग होते हैं। इसके बाद क्रीडू-चैट सिंड्रोम हुआ, ल्यूकेमिया हुआ, स्तन कैंसर, ये सब मैंने आपको बताया। तो ये जो आपकी गंभीर और हानिकारक बीमारियां हैं ये भी आपके म्यूटेशन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका म्यूटेशन टॉपिक कवर। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।